UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। आशा है सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, प्रैक्टिस सेट की अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे भाई। और ध्यान रखें, मतलब जो पीछे की क्लास है उनके नोट्स भी बनाते रहें, जिससे तुम्हारा रिवीजन अच्छे से होता रहे भाई। तो प्रैक्टिस सेट 17 पर आ चुके हैं भाई। तो प्रैक्टिस सेट 17 का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो पीछे के जो मतलब जो व्याख्या होती है वो भी शामिल करते रहते हैं भाई। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है भाई, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? नागालैंड का, मणिपुर का, मिजोरम या त्रिपुरा का? तो भाई देखेंगे भाई यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसे में क्या लिखा है भाई इन्होंने। देखो भैया क्वेश्चन पे आते हैं भैया। पुंग चोलेम, देखो नागालैंड की पिछली क्लासों में बहुत सारे मेरे डांस बताए होंगे, नागालैंड के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं भाई। तो मिजोरम नागालैंड के डांस के बारे में पढ़ चुके हैं भाई। अब देखो ये पुंग चोलेम जो कहाँ का, मणिपुर का डांस है भाई। कहाँ का? मणिपुर का। अब मणिपुर के डांस के बारे में बात करें तो एक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, थांगटा, जो कि एक मार्शल आर्ट है भाई। युद्ध कला मणिपुर का थांगटा भाई। एक यहाँ पर देखने को मिलेगा तुम्हें नूपा, ये बहुत बार पूछा गया है भाई। एक नृत्य यहाँ से पूछा जाता है तुम्हारा लाई हरोबा। एक यहाँ से तुम्हारा लाई हरोबा देखने को मिलेगा मणिपुर में। एक पूछा गया है अभी फिलहाल में, थबल चोंगली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर। और यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें? एक मिलेगा जागोई। अगर पूछा जाता है जागोई डांस कहाँ का? मणिपुर का। रासलीला का संबंध ये भी कहाँ पर है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पार्ट भी है रासलीला और जागोई। तो थांगटा, नूपा, लाई हरोबा, थबल चोंगली, जागोई, इनका संबंध किससे? सभी का मणिपुर से है भाई। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक यहाँ पर तुम्हारा डोल चोलम, इसका भी संबंध किससे? मणिपुर से भाई। तो धीरे धीरे मैं बताते चलूँगा सारे स्टेटों के। नागालैंड के हमने पढ़े थे भाई, नागालैंड कल नूरालिम पढ़ा मोड से, और हमारे आलियट्टू, ये सब चांगसांग या चांगई नृत्य, लेस लपितू और जेलियांग नृत्य, बांस नृत्य के बारे में बात करी होगी। तो ये सब कहाँ के? मणिपुर के डांस हैं भाई। तो मणिपुर और नागालैंड को हम देख चुके हैं भाई। जैसे मिजोरम का हम देख लेंगे, चेराव नृत्य। मिजोरम का एक डांस ध्यान रखेंगे हम, चेराव डांस। चेराव, इसे बांस नृत्य भी कहा जाता, पूछा जाता है भाई। मिजोरम के किस नृत्य को बांस नृत्य के नाम से? चेराव। ये कहाँ का भैया? मिजोरम। त्रिपुरा में देख लेंगे, ये कभी ध्यान रखना है हमें, होजागिरी। त्रिपुरा से एक डांस ध्यान रखना है, होजागिरी। तो धीरे धीरे सारे कवर करते चलेंगे। तो ये मणिपुर का डांस हो जाता है भाई, पुंग चोलम। आगे क्वेश्चन पर आएंगे अगले। एन.के. सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो वित्त आयोग के बारे में वित्त आयोग के बारे में पूछा गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। तो पिछली क्लासों में मैंने वित्त आयोग के बारे में तुम्हें बताया होगा, सारा कुछ बताया होगा। तो यहाँ पर बोला गया एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह की बात करें तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भाई। तो ये कब से कब तक चलेगा? ये 15वें तक, 2020 से लेकर 2025 तक। अब 2026 से जो शुरू होगा वो 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया अभी। 16वें वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से चलेगा भाई। और इसके भाई अध्यक्ष जो बनाए गए करंट में ध्यान रखना, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं भाई। अब देखो यहाँ पर 12वें सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष।
13वें की बात करें तो विजय केलकर होंगे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। विजय केलकर, 13वें वित्त आयोग के विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की बात करेंगे तो वाई बी रेड्डी होंगे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? वाई बी रेड्डी। और पहले तुम्हें पता ही है केसी नियोगी बताए होंगे मैंने पिछली क्लास में। तो यहाँ पर दूसरे ध्यान रखने, सेकंड पूछा जाता है पेपर में, कभी कभी पहला न पूछ कर सेकंड पूछ लेते हैं। तो के संथानम इस वित्त आयोग, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के संथानम। तो इतने हमें ध्यान रखने हैं। 12वें सी रंगराजन, 13वें के विजय केलकर होंगे भाई, और 14वें के वाई बी रेड्डी, और 15वें के जो होंगे कौन होंगे भाई? एन के सिंह। और इस वाले आयोग का जो समय है वो 2020 से 25 के लिए होगा, मतलब 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है। उन्होंने आर्टिकल भी बताया होगा 280 के तहत 5 वर्ष के लिए होगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं भाई। सारे कुछ हम पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासों में। तो देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4% है भाई। के साथ कौन से स्थान पर आता है? 7th रैंक पर आएगा भारत। 2.4% के साथ 7th रैंक पर हमें देखने को मिलेगा, भारत मिलेगा। परंतु इसकी पूछा गया है जनसंख्या के बारे में बात की गई। संपूर्ण मानव जाति का 16% बिल्कुल नहीं होगा। संपूर्ण मानव जाति का 17%, तो ये होगा 17.52% होगा। कितना भाई? 17.25%। अब ये वाला जो डेटा है अब बढ़ गया होगा, क्योंकि जनसंख्या भारत की बढ़ चुकी है काफ़ी सारी, चाइना से भी पहले निकल गया, तो इसमें बी वाला होगा। अब देखो जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल में देखें, पहले नंबर पर हमारा सबसे बड़ा मिलता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है भैया रूस के बाद कनाडा, तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिलेगा चीन, चौथे नंबर पर मिलेगा भैया यूएसए, 5वें नंबर पर जो होगा भैया वो ब्राज़ील कंट्री है भाई, 5वें नंबर पर क्षेत्रफल में। 6ठे पर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर कौन होगा? इंडिया होगा। कितने परसेंट क्षेत्रफल के साथ? 2.4% के साथ भारत का जो होगा क्षेत्रफल में 7वां स्थान है विश्व में। जनसंख्या की बात करें तो पहले पर जो मिलेगा भारत मिलेगा देखने को भी, पहले पर भारत, दूसरे पर मिलेगा भैया चाइना देखने को मिलेगा, तीसरे पर हमें मिलेगा यूएसए, चौथे पर मिलेगा हमें इंडोनेशिया देखने को मिलेगा भैया, इंडोनेशिया, 5वें पर हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान। पूछा जाता है पेपर में पाकिस्तान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से नंबर पर आता है? 5वें पर। पहले 6ठे नंबर पर था, वो था पाकिस्तान, लेकिन अब 5वें पर आ गया। तो भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये टॉप 5 कंट्री होंगे। और यहाँ पर हमें इतना कुछ ध्यान रखना है भारत के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भारत जो पहले स्थान पर है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया क्रम, ध्यान रखना। तो ये क्षेत्रफल वाला ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल वाले की ट्रिक है भैया रक्कू-बाई। क्या भैया? रक्कू-बाई। इसकी ट्रिक ध्यान रखेंगे, रक्कू-बाई। आर से रूस, सी से कनाडा, सी से चीन, यूएसए, वी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। तो ये रक्कू-बाई ट्रिक जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है भाई। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वी वाला आंसर होगा। ये आगे आएंगे क्वेश्चन बगला। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है भाई? तो सत्य कथन बताना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अभी बताया था मैंने, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों के साथ लगती है ये। तो भूमि सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर।
भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है भाई। अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। अब यहाँ पर जो होगा भारत दूसरा नहीं होगा बल्कि प्रथम होगा। अब ये क्वेश्चन जब पूछा गया 2016 में, तो यहाँ पर ध्यान रखना भारत दूसरे ही नंबर पर था, मतलब ये वाली स्टेटमेंट वहाँ पर ठीक थी, दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब आज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भारत जो मिलेगा हमें पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, और ये भारत के पूर्व में देखने को मिलेगा देश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल पूछा जाता है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से किसे जाना जाता है भैया, अरुणाचल प्रदेश। और यहीं से भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय होगा, इसे नेफा के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है भाई। तो इसमें जो आंसर है हमारा ये वाला डी वाला आंसर होगा। और आज की स्थिति के अकॉर्डिंग देखो सी बी आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। लेकिन इसमें पूछा गया सत्य पूछा है, तो मतलब इसमें सत्य पूछा है भाई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। तो इसमें सत्य नहीं होगा बल्कि असत्य पूछा है। ये यहाँ पर क्या होगा, ये असत्य पूछा है। तो असत्य पूछा तो इसमें डी वाला ऑप्शन गलत होगा। देखो एक तो डी भी गलत होगा और एक सी भी गलत होगा। तो दो कथन यहाँ पर आज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गलत होंगे, लेकिन 2016 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें जो आंसर होगा हमारा जो गलत है वो कौन सा होगा, डी वाला आंसर होगा। तो देखेंगे भी अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भैया, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिससे भाई किलोमीटर में लिखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं भैया, 10 लाख। तो पॉइंट लग जाएगा 3.28 करके हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, मतलब यहाँ पर जो बिंदु पड़ेगा भारत का कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। 37 डिग्री 6 मिनट में भारत का उत्तरी बिंदु मिलेगा इंदिरा कोल, मतलब ये वाला साउथ में मिलेगा 8 और ये वाला उत्तर में, क्योंकि भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा और देशांतर की दृष्टि से भारत पूरब में मिलेगा। तो भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब होगा भाई, पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब तक। 68 डिग्री पर ये वाला जो होगा हमारा गुजरात राज्य होगा। 97 25 इधर जो मिलेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है बल्कि कितनी है, 28 है भाई। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था भाई। आगे देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हिमालय से विंध्य के बीच हुआ था। अब देखो यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा भाई, देखो ये यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो भाई, अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है भाई। कौन सा क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र। ये हिमालय है भैया। यहीं पर भारत के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी हमें, कौन सा, विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत, विंध्य पर्वत। अब देखो हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में जो देखने को मिलेगी वो नागर शैली मिलेगी। तो नागर शैली की जो वास्तुकला है उसे उत्तर भारतीय कला शैली भी कहा जाता है। पूछा गया पेपर में कि नागर वास्तुकला की शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर भारतीय कला शैली। अब देखो हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में यहाँ पर उत्तर भारत में जो मिलेगी हमें नागर शैली देखने को मिलेगी। नागर शैली, कौन सी शैली मिलेगी, नागर शैली।
अब देखो यहाँ से महाराष्ट्र से एक नदी निकलेगी, यहाँ से कृष्णा नदी ऐसे करके जाएगी, ये देख रही। और यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो ये कृष्णा नदी और कहाँ तक विस्तृत थी ये वाली शैली, मतलब कृष्णा नदी से कृष्णा कन्याकुमारी के बीच में होती द्रविड़ शैली। तो भाई पूछा जाता है भैया, यहाँ पर पूछा भी गया, तो दक्षिण मतलब द्रविड़ शैली की जो कला है उसे दक्षिण भारतीय कला शैली भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय कला शैली भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर कौन सी मिलेगी हमें देखने को, यहाँ पर मिलेगी द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी, द्रविड़ शैली। तो एक तरीके से दक्षिण साउथ इंडिया मिलेगी। अब देखो ये बीच वाला जो क्षेत्र बच गया, मतलब ये वाला विंध्य और कृष्ण नदी के बीच में, तो यहाँ पर इन दोनों का मिला जुला रूप मिलेगा और उसे नाम दिया जाएगा बेसर शैली। कौन सा? बेसर शैली। अब देखो ये कैसे हमें ध्यान रखना है, हिमालय और विंध्य के बीच में हमारी कौन सी शैली देखने को मिलेगी मंदिर निर्माण की? नागर शैली मिलेगी, ध्यान रखना। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में ये दूसरे वाली मतलब दोनों का मिला जुला रूप जो कहलाता है वो बेसर शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रित रूप है उसे नाम दिया जाता है ये बेसर शैली। और बेसर शैली कहाँ पर मिलेगी? विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच में बेसर शैली। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में हमें देखने को मिलेगी द्रविड़ शैली। अब नागर शैली का एक मंदिर बहुत पूछा जाता है, खजुराहो का, खजुराहो के स्मारक नागर शैली में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली में तुम्हारा तंजावुर मतलब बृहदेश्वर का तंजावुर मंदिर। बेसर शैली में एक मंदिर देखने को मिलेगा, वृंदावन में देखने को मिलेगा भाई। तो इसमें जो आंसर पूछा गया भाई हिमालय और विंध्य के बीच, तो हिमालय और विंध्य के बीच कौन सी शैली देखने को मिलेगी? नागर शैली। तो ये तीनों शैलियाँ आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर आसानी से याद हो जाएगा भाई। आगे क्वेश्चन पर आते हैं अगले। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती? मेल नहीं है भाई, मेल नहीं खाती। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये यहाँ पर होगा मेल नहीं खाती भाई। अब देखो यहाँ पर बोला गया भाई स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की क्रिकेट माई स्टाइल मैंने कल बताई होंगे बुके कल वाले सेट में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द, ये युवराज सिंह की है भाई। प्लेइंग इट माई वे VVS लक्ष्मण। क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली। तो यहाँ पर प्लेइंग इट माई वे ये क्या होगी? गलत होगी। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है भाई? सचिन तेंदुलकर की बुक है, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक प्लेइंग इट माई वे। और VVS लक्ष्मण की एक बुक पूछी जाती है 281 एंड बियॉन्ड, इनकी बुक पूछी जाती है, ध्यान रखना। बियॉन्ड 281 रन बनाए थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। अब देखो कुछ बुकें और मैं बताता हूँ, पीछे भी क्लास में बताएंगे खिलाड़ियों की बुक। जैसे भाई देखो खिलाड़ियों की बुक कुछ ध्यान रखनी है, जैसे मैं एक बुक लिख देता हूँ नो स्पिन, बहुत पूछी गई ये बुक नो स्पिन। ये बुक पूछी जाती है भैया सैनबॉर्न की, ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर सैनबॉर्न ने लिखी है ये वाली नो स्पिन। एक बुक बहुत पूछी जाती है पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर, गेम चेंजर ये बुक बहुत पूछी जाती है शाहिद अफरीदी की बुक, ये बहुत पूछी जाती है भाई शाहिद अफरीदी। एक तो मैं ध्यान रखनी सिक्स मशीन क्रिस गेल की बुक बहुत पूछी गई पेपर में। सिक्स मशीन किसकी बुक बोलेंगे भैया? तो बोलेंगे क्रिस गेल, क्रिस गेल की बुक है भाई। ये क्रिस गेल की बुक का ध्यान रखना है भाई।
और बहुत सारी रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर की मैंने कल बताई होगी सनी डेज। एक रन्स एंड रूइंस करके इनकी बुक है, सुनील गावस्कर की, वही एक बुक सुनील गावस्कर की बुक है ये भी हमें ध्यान रखनी है। मैंने कल बताई होगी क्लास में, वही एक बताई थी सनी डेज, सुनील गावस्कर की सनी डेज भी बताई। और भी बुक आती है, 3 मिस्टेक इन लाइफ, एक आती है चेतन भगत की, 2-3 बुकें पूछी जाती है। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, एक बुक ये पूछी जाती है भाई बहुत। एक पूछी जाती है 400 डेज करके। एक बुक और ध्यान रखनी है तुम्हें, वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल। ये तीनों बुक किनकी है भैया, इनका नाम ध्यान रखना। ये बुकें हमारी हो जाती है चेतन भगत क्रिकेटर की, ये बुक मिलेंगी तुम्हें देखने को। तो ऐसे ही धीरे धीरे बुकें करते चलेंगे भाई। पिछली क्लास में मैंने बताई होगी सौरव गांगुली की बताई होगी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ करके बताई होगी। नो स्पिन किसकी बुक है, सैनबार्न। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की है। 6 मशीन क्रिस गेल की बुक बहुत पूछी जाती है। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, 400 डेज, वन इंडियन गर्ल, ये सब किसकी है, चेतन भगत की बुक है। तो पीछे मैंने और भी कराई होंगी, तो धीरे धीरे अपने नोट्स में ना नोट करते चले भाई। क्रिकेटरों की बुक करते चलेंगे, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी बुकें पूछी जाती हैं पेपर में। सही है भाई। तो आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। एंथूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है। तो एंथूरियम ये फूल के नाम पर है भैया, कहाँ का, मिजोरम का। मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश के भी पढ़े होंगे। जैसे नागालैंड के कौन कौन से हैं देखो, नागालैंड का एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाता है भैया। नागालैंड का एक सैक्रेन्यी पर्व पूछा जाता है, सैक्रेन्यी पूछा जाता है। एक नागालैंड का पूछा जाता है माओत्सु, या मोत्सु पूछा जाता है। मणिपुर का तुम्हें ध्यान रखना, देखो मणिपुर के कौन कौन से ध्यान रखने हैं तुम्हें। एक ध्यान रखना है तुम्हें संगाई फेस्टिवल, जो कि कब मनाया जाता है, नवंबर में, संगाई। एक यहाँ का मणिपुर का न्यू ईयर साजिबू चेरोबा का ध्यान रखना है भाई, चेरोबा। एक तुम्हें ध्यान रखना जो मणिपुर के राजकीय पुष्प के नाम पर है, सिरोई लिली फेस्टिवल। एक मणिपुर का तुम्हें ध्यान रखना है याओसांग, ये 5 दिन मनाया जाता है। याओसांग 5 दिन का फेस्टिवल है, ये पूछा जाता है पेपर में। एक ध्यान रखना है तुम्हें कांगचिंगबा, ये भी कहाँ का है भाई, मणिपुर का। तो धीरे धीरे सारे स्टेटों को करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे सीखे पिछली क्लासों में। तो ये मिजोरम का एंथोरियम, और ये रेलवे में आपसे पूछा भी गया क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई अगला। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है, फ्रांस, जापान, ब्राजील। तो सोगात्सु न्यू ईयर कहाँ का भी, जापान का भी। अब देखो जापान से क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं तुम्हें। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है भाई। पूछा जाता है कौन से द्वीप पर स्थित है, ये हॉन्शू आइलैंड पर देखने को मिलेगी, और जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है, हॉन्शू द्वीप पर पूछा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, हॉन्शू द्वीप पर। अब देखो इसका राजधानी का पुराना नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में, पुराना नाम टोक्यो का। तो प्राचीन नाम है भैया हदो कहा जाता था, इसे पूछा जाता है। प्राचीन नाम यहाँ इसका हदो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर तुम्हारी करेंसी भी पूछ लेते हैं पेपर में। जापान की मुद्रा बहुत बार पूछी गई, जापान की मुद्रा येन कई बार पूछी गई है। यहाँ की संसद पूछी जाती है जापान की, ये ध्यान रखना, संसद डायट बोला जाता है जापान की संसद को, डायट।
और क्या ध्यान रखना, जापान से तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उसका नाम है माउंट फूजी। माउंट फूजी ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है भाई, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किसका, जापान का। ये भी ध्यान रखना, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। और इस टाइप में भी अगर देखें कौन, ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। ये कैसा शिखर है भाई, ज्वालामुखी पर्वत शिखर। किस टाइप में आता है ये, ज्वालामुखी पर्वत शिखर के अंतर्गत आता है भाई, ज्वालामुखी पर्वत शिखर। यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी पूछा गया है, ध्यान रखना। एसएससी जीडी 2021 में राष्ट्रीय खेल, मतलब जापान को किस खेल का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ पर जो कुश्ती देखने को मिलेगी, सूमो कुश्ती। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है भाई सूमो रेसलिंग। कहाँ का, यहाँ का जापान का भाई। सबसे लंबी नदी पूछ लेते हैं जापान की कभी कभी। सबसे लंबी नदी सिनानो नदी है भाई, सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी जापान की हमें ध्यान रखनी है, सिनानो नदी। तो पूछी गई है पेपर में, ये रेलवे ग्रुप डी में पिछले प्रीवियस ईयर में पूछी गई है भाई। तो जापान के बारे में इतनी सारी तुम्हें पॉइंट ध्यान रखने हैं बात है भाई। अब देखो जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो। कौन से आइलैंड पर, होंशू द्वीप पर। ये ध्यान रखना तुम्हें। पुराना नाम किससे, हदो। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है कांतो मैदान में स्थित है। पूछा जाता है जापान की राजधानी किस मैदान, ये भाग के अंतर्गत आती है, तो कांतो मैदान के अंतर्गत आती है। यहाँ की मुद्रा एन है भाई, संसद को डायट बोला जाता है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट फूजी, जो कि किस प्रकार का, ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। और ये एनटीपीसी में पूछा भी गया है तुम्हारे। राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती है। सबसे लंबी नदी सिनानो नदी। तो जापान के बारे में हमें इतनी सारी बातें ध्यान रखनी है भाई। तो इसका जो आंसर होगा, बी आंसर होगा। सोगात्सु कहाँ का फेस्टिवल है, तो एनटीपीसी 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। जापान से इतने पॉइंट। फिर जापान के द्वीपों के बारे में आगे धीरे से क्वेश्चन लेंगे, वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। जापान के जो प्रमुख बड़े द्वीप हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए पेपर में, तो अगली क्लासों में वो भी देखेंगे भाई। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का अच्छा वर्णन करता है भाई। ऊंचा चबूतरा जो मुख्य देवी देवताओं का स्थान होता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ऊंचा चबूतरा जिस पर कलश होता है। ऊंचा चबूतरा जिस पर ध्वज या झंडा लगाया जाता है। ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। तो जगती क्या होता है भैया, एक ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है उसे जगती नाम दिया जाता है। और इस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया हम किसमें, नागर शैली से संबंधित है। ये शब्दावली किससे संबंधित है, नागर मंदिर वास्तुकला से। तो ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही है यहाँ पर मंदिर वाला जो टॉपिक चल रहा है मैंने वहाँ पर भी बता रखी है बाहर सारी बातें भाई। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा, शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला, शास्त्रीय संगीत, कठपुतली का खेल। तो शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाएगा, प्लास्टिक कला, शास्त्रीय संगीत, लेकिन कठपुतली के खेल में नहीं दिया जाएगा। और एक किस में दिया जाएगा भैया, रंगमंच या थिएटर कला, इसमें दिया जाएगा कालिदास सम्मान। अब देखो कालिदास सम्मान के बारे में क्या क्या तो हमें ध्यान रखना है भाई। ये जो किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का पुरस्कार है कालिदास सम्मान। अब क्षेत्र में पता चल गया, इस क्षेत्रों में दिया जाएगा। शुरुआत होती है भाई इसकी भाई 1980 से इसकी शुरुआत होती है, पूछा जाता है पेपर में 1980। आवृत्ति पूछी गई है कई बार साल में, तो आवृत्ति मतलब एक साल में एक बार, साल में एक बार मिलेगा। तो ये पूछ लिया गया पेपर में इस बार भाई एसएससी ने, साल के भाई कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है। तो आंसर वहाँ पर देखने को मिलता है तुम्हारा साल में एक बार। तो मध्य प्रदेश सरकार का 1980 में इसकी शुरुआत की गई और साल में एक बार दिया जाएगा।
और किस किस कैटेगरी में मिलेगा? शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला, शास्त्रीय संगीत, कठपुतली का खेल नहीं बल्कि रंगमंच, ये 4 से मतलब क्षेत्रों में मिलेगा। अब इसकी जो राशि थी पहले 2 लाख, इसे बढ़ाकर एमपी सरकार ने मतलब जो कर दिया है 5 लाख कर दिया है, अभी ध्यान रखो। तो ये कठपुतली के खेल में ये वाला अवार्ड नहीं बल्कि इन 4 क्षेत्रों में देखने को मिलेगा भाई। तो नहीं पूछा गया तो इसमें नहीं दिया जाता। तो पूछे जाते हैं भाई, इसकी शुरुआत भी पूछी जाती है और ये किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इतना ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? मतलब संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है भाई? तो यहाँ पर कितनी 6 भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। अब इसमें देखो कौन कौन सी है। देखो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा पूछी जाती है हमारी, 2004 में दर्जा मिला। ये कैसी होगी? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा पूछी जाती है पेपर में, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। फिर आती है, अब सबसे पुरानी होगी 2004। 5 में आती है हमारी देखने को संस्कृत मिलेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत, 2005। फिर एक देखने को मिलेगी तुम्हारी तमिल हो गई 2004 में सबसे पुरानी। फिर हो गई कन्नड़, संस्कृत हो गई, कन्नड़ तेलुगु। तो कन्नड़ तेलुगु जो मिलेगी हमारी, जिनको दर्जा मिला गया है ये 2008 में मिला है इन दोनों को, कन्नड़ के केरल की, तेलुगु आंध्र प्रदेश, 2008 में इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। फिर एक भाषा तुम्हारी देखने को मिलेगी मलयालम, जो कि केरल की आधिकारिक भाषा भी, 2013। एक भाषा और उड़िया भाषा, 2014 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, उड़िया। तो ये उड़िया कौन सी है? सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी होगी? उड़िया, जो कि उड़ीसा की राज्य के अंतर्गत आएगी भैया भाषा। ये सबसे नवीन होगी कौन सी? उड़िया। कब दर्जा मिला? 2014 में। अब देखो यहाँ पर सबसे पुरानी और सबसे नवीन मतलब 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है साहित्य अकादमी के द्वारा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो कितनी भाषाएं भैया? 6 भाषाएं हैं, ध्यान रखो। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगला भाई। कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है भैया? 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, साल में एक बार। तो ये ध्यान रखना, MTA 2023 से पूछा भी, तो साल में एक बार मिलेगा। और किस राज्य सरकार द्वारा? MP द्वारा, मैंने बताया भी है पीछे अभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगला। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से कैसे सम्मानित किया गया? तो पीछे मैंने क्लासों में ये डिस्कस कर चुके हैं वही क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो होगा शक्तिकांता दास को मिला ये वाला अवार्ड। किसे भाई? शक्तिकांता दास। और RBI के कौन से नंबर के गवर्नर है ये? 25वें गवर्नर है। RBI के कौन से गवर्नर है भाई? 25वें। अब देखो उर्जित पटेल की एक बुक पूछी जाती है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट करके, ओवरड्राफ्ट। देखो ओवरड्राफ्ट इनकी बुक ध्यान रखनी है भाई, बहुत पूछी गई है पेपर। द ओवरड्राफ्ट, द, देखो ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेविंग द इंडियन सेवर। देखो यहाँ पर क्या होगी? सेविंग द इंडियन सेवर, सेविंग द इंडियन सेवर। किसकी बुक है भाई? ये ध्यान रखना, इंडियन सेवर। तो ये ध्यान रखना, उर्जित पटेल की बुक पूछी जाएगी, ओवर द इंडियन ओवर। रघुराम राजन की 2 बुकें बहुत पूछी जाती है भैया। एक है भैया रघुराम राजन की आई डू वाट डू, बहुत बार पूछी गई है। आई डू वाट डू पूछा जाता है। आई डू वाट डू पुस्तक किसकी है? रघुराम राजन की भाई। एक और पूछी जाती है इनकी बुक बहुत, थर्ड पिलर। एक बुक इनकी पूछी गई है पेपर में कई बार, थर्ड पिलर।
तो यहाँ से हमें और भी जानकारी मिली। देखो, उर्जित पटेल की बुक कभी न भूलना, ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर। रघुराम राजन की आई डू वाट डू और थर्ड बुलेट, 2 बुकें हैं। तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है, ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला वो किससे मिला? शक्तिकांता दास को मिला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो अकबर ने दी थी। तो अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन। अब देखो, तानसेन से क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में, इनसे संबंधित क्या ध्यान रखना है हमें। इनका मूल नाम पूछा जाता है पेपर में। तो तानसेन का मूल नाम, इनका मूल नाम है राम तनु पांडे। राम तनु पांडे इनका मूल नाम देखने को मिलता है भाई। फिर इनका मकबरा पूछा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर देखने को मिलेगा? ग्वालियर। कहाँ पर मिलेगा? ग्वालियर। पूछा जाता है तानसेन का मकबरा कहाँ पर? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और यहीं पर इनकी स्मृति में, ग्वालियर में ही, यहाँ पर एक तानसेन समारोह का आयोजन किया था। पूछा जाता है तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आंसर होगा हमारा ग्वालियर, एमपी। तो तानसेन समारोह कहाँ पर होता है भैया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इसी समारोह के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इनके नाम पर एक अवार्ड दिया था, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। इसी समारोह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है भैया, तानसेन सम्मान। तो ये शुरू कब हुआ भैया? 1980 से इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पूछा जाता है किस राज्य सरकार द्वारा दिया था? तो एमपी। एक मैंने बताया कालिदास सम्मान। तो एमपी के अवार्ड संगीत को लेकर कई बार पूछे जाते हैं। फिर इनकी एक रचना पूछी जाती है, अभी जीडी में भी पूछी गई है। एसएससी जीडी 2021 में इनकी एक रचना पूछी जाती है, मियाँ मल्हार। इनकी एक रचना पूछी जाती है पेपर में बहुत, मियाँ मल्हार। किसकी रचना है भैया? ये तानसेन। तो तानसेन के बारे में इतनी सारी बातें हमें ध्यान रखनी। तो आज के जो सेट के 17 के हमने 15 क्वेश्चन किए, ऐसे ही आगे प्रैक्टिस सेट हम डेली करते चलेंगे। मतलब पीछे की भी क्वेश्चन जो मतलब व्याख्या की है, वहाँ से भी हम धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन उनका पीछे का जो एक्सप्लेन किया प्रैक्टिस सेट, उनका भी रिवीजन करते चलेंगे, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।